हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंगे क्योंकि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स अभी कम्प्लीटली नज़दीक है। बहुत सारे यूपी पीसीएस में भी ये काम आने वाला है, यूपी आरओ में भी काम आने वाला है, बिहार पीसीएस में भी होगा। इसमें से बहुत सारी टॉपिक्स कंप्लीट एज इट इज पूछी जाती है। स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग टॉपिक है इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहे जाते हैं, की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास, जो अमेरिका निर्मित था, को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे उसके डेट हैं, अंतरिक्षयान है और उपलब्धि है। पहला 4/10/1957 को स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह है। दूसरा 3/11/1957 स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह है। तीसरा 18/12/1958 स्कोर अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह है। चौथा 4/10/1959 लूना 3 पहला अंतरिक्षयान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। पांचवा 12/4/1961 वोस्टॉक 1 मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। छठा 6/4/1965 इंटेलसेट व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह। अगला है 16/11/1965 वेनेरा 3 पहला अंतरिक्षयान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। अगला है 21/10/1968 को लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान था। अगला है 14/11/1969 सोयूज 4 सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र। अगला है 16/4/1969 अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। अगला है 19/5/1971 मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्षयान का उतरना। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV 3 SLV
PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण, प्रक्षेपण, प्रवेक्षण आदि शामिल है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में जो है में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाला रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क। इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र है। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों का टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन। इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियां यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थागत अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। प्रमुख भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किमी की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किग्रा था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोल की प्रयोग। इस उपग्रह में
संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु उन्होंने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। उपग्रहों के प्रकार। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है निम्न भूकक्षीय उपग्रह, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्ष में सामान्यतः 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। दूसरा है सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करते हैं। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्त क्षेत्र दृश्यमान होता है। पीएसएलवी से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इसी वर्ग में आता है। तीसरा है भूतुल्यकालिक उपग्रह, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूंकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अतः ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इन सेट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। दीर्घवृत्तीय मोलनीय कक्षा, लॉन्ग एलिप्टिकल मोलनीय ऑर्बिट, 500 किलोमीटर उपभू से लेकर 39,834 किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाला उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। अगला है भास्कर 1। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर 1 को 7 जून 1989 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भूपर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। अगला है भास्कर 2। भास्कर 1 के संशोधित प्रतिरूप भास्कर 2 को भी इस रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 की पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व बर्फ पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक
18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-D2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भूस्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। यह उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोंडर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीक अनुभव ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 की ग्रह वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह SRAS-1, SRAS-2, SRAS-3 एवं SRAS-4 प्रक्षेपित किया गया। SRAS-1 एवं SRAS-2 असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरसंचार के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू-स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग दूरदर्शन को संयुक्त प्रयास है। जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन की पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसेट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह इनसेट A1A, 1B, 1C, 1D, द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह इनसेट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, तृतीय पीढ़ी में भी 5 उपग्रह 3A, 3B, 3C, 3D, 3E तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A, 4C, 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है।
भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का विकास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण तथा सतत निगरानी करना है। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और उन चित्रों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया का एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह है IRS-1A, IRS-1B, IRS-1E, IRS-P2, IRS-1C, IRS-P4, IRS-P6, Costosat 1, 2 and 3 आदि है। नोट: कार्टोसैट 1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। मैटसेट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसेट को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 के ग्रह से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति के उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थित नजर आएगा में स्थापित किया गया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए हैं। मैटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसमें पृथ्वी के निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियां इनसैट श्रेणी के उपग्रह से प्राप्त की जाती थी। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैकावूर के साथ सोयूज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के साथ बैकावूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा,
अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम, देश और नाम। यूएसए एस्ट्रोनॉट्स, रूस कॉस्मोनाइट्स, चीन डाइकोनाइट्स। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गई। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 है। यह विश्व का 68वां चंद्र मिशन है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-11 के जरिए किया। नोट: प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था एवं द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। 11 पेलोड युक्त चंद्रमा 1 से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक में बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर व्यालालू में की गई है। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजे गए। 14 नवंबर 2008 को वैज्ञानिक उपकरण मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में साकेल्टन गड्ढे के पास छोड़ा गया। मून इम्पैक्ट प्रोब के चारों ओर भारतीय ध्वज चित्रित है। यह चांद पर भारत की मौजूदगी का एहसास कराएगा। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्षा से संपर्क टूट गया। 30 अगस्त 2009 को इसरो ने चंद्रयान प्रथम मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। नोट: चंद्रयान 1 का मूल इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम जवाहर बिंदु रखा गया। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें ऑर्बिटर लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका। नोट: जिस स्थान पर चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया है। चंद्रयान 3 यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LV-M3 M4 रॉकेट के द्वारा किया गया है।
इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसके लैंडर का नाम विक्रम एवं रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 के दिन 6:04 भारतीय समयानुसार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। नोट: पहला, जापान के मून लैंडर SLIM मून नाइपर ने 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा है। दूसरा, अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने अपने 6 पैरों वाली रोबोट लैंडर ओडिसीएस को 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालापर्टए नाम के क्रेटर में सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा। ओडिसीएस का प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से 15 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके साथ ही इंटुएटिव मशीन्स चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की निजी कंपनी हो गई है। इससे पूर्व यह उपलब्धि अमेरिका, रूस, चीन, भारत व जापान की सरकारी एजेंसियों को प्राप्त थी। भारत सूर्य मिशन। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया। इसका प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं के संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। लैग्रेंज पॉइंट: यह अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे को संतुलित करती है। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। भारत का मंगल मिशन। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन जिसे मंगलयान नाम दिया गया है, 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष योजनाओं के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। नासा, EASA और रॉस कॉस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए है। मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 665 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने वाला 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जा सकेगा। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी SLV-3 साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूर्व 5 सदस्य थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं चीन। SLV एक 4 चरण वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन यानी प्रणोदक ठोस था। PSLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण किया गया, जिनमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 की SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RS-D2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। SLV संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात SLV वास्तव में SLV-3 का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलो भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक से चलने वाले SLV के स्ट्रैप ऑन प्रथम एंड द्वितीय चरण के स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें से SLV-D1 24 मार्च 87 एवं SLV-D2 13 जुलाई 88 की प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए। PSLV 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 1900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय तुर्यकालिक या समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV एक 4 चरण वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक प्रक्षेपण यान है,
प्रणोदक तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदक के अंतर्गत हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया पर क्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसीमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल तथा द्वितीय एवं तृतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। नोट: PSLV-3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रखेगा। अगला है GSLV। GSLV की एक शक्तिशाली 3 चरण वाला भूतुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदक के अंतर्गत हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदक के अंतर्गत मुख्य रूप से असिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राडाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न दाब पर द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस द्वारा द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को असफल रहा था। GSLV-D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV-D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2 वजन जिसका था 18 किलोग्राम को पृथ्वी की समांतर कक्षा में 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया तथा इसका इंडोनेशिया के वियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV-D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मार्च 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया जो भू-स्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके थे। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ निम्न तापकी है। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायोस से बना है जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न तापकी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। निम्न ताप अवस्था क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस
का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इस इंजन की प्रमुख विशेषता है: पहला, क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव्य हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन की दहन में जो ऊर्जा पैदा होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। दूसरा, इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन की परिचालित होने वाली इंजन की ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। तीसरा, इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्रणोदक की प्रति इकाई भार में अधिक बल पैदा होती है। इससे यान को अधिक बल यानी थ्रस्ट मिलता है। नोट: क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप क्रायोजेनिक अवस्था का भारत में सफल परीक्षण किया गया। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV D5 क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान एवं फ्रांस ने प्राप्त की है। हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।